Hello everyone, a very warm welcome to in this unique series. I am Tulsi Mishra. So let's start lecture. जैसा कि हम ये सब्जेक्ट पे स्टडी कर रहे थे नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हमने इस पे काफ़ी सारे लेक्चर्स को देखे और उनको बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि क्या क्या उनके स्टेप्स है, कौन कौन से मेथड है, उन सभी के बारे में हमने स्टडी किया और इन डिटेल उनको हमने सीखा। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो लेक्चर नंबर है यूनिट 1 का पार्ट 4 है। आई मीन ये लेक्चर 4 है हमारा। और इस पे जो हम टॉपिक देख रहे हैं, जो हमारी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैट्रिक्स अप्रोच ऑफ नेटवर्क कंटेनिंग वोल्टेज एंड करेंट सोर्सेज एंड रिएक्टेंस बाय नोड एनालिसिस। मतलब इस पे हम ये जो हमारी ये टॉपिक है, इस पे हम नोड एनालिसिस का मेथड यूज करेंगे। नोड जो भी सर्किट हम इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस टॉपिक में, उस सर्किट पे हम नोडल मेथड का यूज़ करेंगे और उसके बाद इसमें जो हम अंदर के कंटेंट जिनको इक्वेशंस जो हमारे सॉल्व करके आएंगे उन्हें हम मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। मतलब इसके पहले हमने जो देखा था, हमारी जो सेकंड लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने ये चीज़ स्टडी किया था कि सेकंड लेक्चर हमारा जो था उस पर नोड एनालिसिस के बारे में हमने स्टडी किया था और उनके स्टेटमेंट को भी अच्छे से हमने सीखा, उनकी सॉल्विंग प्रोसीजर को सीखा। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे। तो क्वेश्चन डिस्कशन हमने जो किया था उसमें, तो उस क्वेश्चन डिस्कशन में हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो इक्वेशंस फाइंड किए तो उससे हमने अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया था, जो इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप उन्हें हम बहुत अच्छे से स्टडी किए और इजी वे में उनको शॉर्टकट पूरे उनकी शॉर्ट कर करके इक्वेशंस को हमने बहुत अच्छे से उनकी वैल्यूज को फाइंड किया था। ठीक है, तो वैसे ही हम इसमें भी स्टडी करेंगे। इसमें हम मैट्रिक्स के मेथड का अप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से जितने भी इक्वेशंस हमें फाइंड होंगे उनको सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे और उनको भी हम इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, और इसमें आप इस टॉपिक में देख सकते हैं कि जो इस टॉपिक पे पूछा है मैट्रिक्स अप्रोच ऑफ नेटवर्क कंटेनिंग, तो ये जान लिए आप कि हमने मैट्रिक्स का इसमें अप्रोच करके इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे जो इसमें हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, वोल्टेज एंड करेंट सोर्सेज एंड रिएक्टेंस बाय नोड एनालिसिस, तो इसमें ये जो कंटेनिंग दिया हुआ है वोल्टेज एंड करेंट सोर्सेज एंड रिएक्टेंस बाय नोड एनालिसिस, तो इसमें जो ये वोल्टेज करेंट एंड रिएक्टेंस जो इसमें दिया हुआ, इसका मतलब है कि हमें ये एसी सर्किट में इसमें हमें अप्लाई करना है। तो एसी सर्किट में हमें जो अप्लाई करना रहेगा, जो हमारी नेटवर्क रहेगा, जो इसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो हमारा एसी सर्किट लेके हम सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हमने जो सेकंड लेक्चर देखा था, लेक्चर नंबर 2, तो उसमें हमने ये चीज़ देखा था कि उसमें जो हमने नोड एनालिसिस के बारे में जो भी स्टडी किया, जो भी उसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सारे इन डिटेल, तो उसमें जो हमने सर्किट को इन्वॉल्व किया था जिसे हमने सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमने देखा था, तो उसमें हमने जो सर्किट लिया था वो सर्किट हमारा डीसी सर्किट था, क्योंकि उसमें हमें केवल रेजिस्टेंस उसमें उस सर्किट में हमारे कनेक्टेड थे। और ये जो हमारी एसी सर्किट है, इनको हम जानेंगे कि एसी सर्किट को हम कैसे पहचानते हैं और एसी डीसी में सर्किट जो है उनकी नेटवर्क, उसमें क्या भी प्रॉब्लम कैसे आएंगे, कैसे उनको हम पहचानेंगे कि ये एसी सर्किट है और ये डीसी सर्किट है, तो उनको भी हम इसमें बखूबी इसमें बहुत अच्छे से जानेंगे कि उनको हम कैसे पहचान सकेंगे। और फिर आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इनके कंटेंट कैसे क्या होते हैं और इनके बारे में इन डिटेल सीखते हैं। सी कंटेंट नोडल एनालिसिस, इसमें हम जो ये हमारी जो कंटेंट है, ये जो हमारी कंटेंट है, इसमें हम देखेंगे नोडल एनालिसिस। तो इसमें भी हम सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि नोडल एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे, इनकी स्टेटमेंट देखेंगे कि ये कौन कौन से इनकी फुलफिल करे ये स्टेटमेंट को। ठीक है, और फिर उसके बाद हम सॉल्विंग प्रोसीजर देखेंगे ऑफ नोडल एनालिसिस का। फिर उसके बाद जब हम ये सॉल्विंग प्रोसीजर सीख लेंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम एसी सर्किट पे इसे हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इस प्रोसीजर के हेल्प से हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के बारे में हमने जाना था कि नोडल एनालिसिस इज अ वे टू फाइंड द वोल्टेज एट डिफरेंट पॉइंट्स नोड्स इन अ सर्किट। ओके, नोडल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज नोड वोल्टेज एनालिसिस। ओके, तो इसमें हमने ये देखा कि नोडल एनालिसिस एक वे है टू फाइंड द वोल्टेज डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब नोडल एनालिसिस एक वे है जिसे हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे या नोड्स पे जो सर्किट में है उनके वोल्टेज हमको उसमें फाइंड करना रहेगा। मतलब जो भी नोड है उस पॉइंट को हम वोल्टेज कंसिडर करते हैं। तो इसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं कि नोडल एनालिसिस इज अ वे टू फाइंड द वोल्टेजेस एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ सर्किट। तो इसमें यही चीज़ कहने का सेंस है कि डिफरेंट पॉइंट्स जैसे 1 2 3 इस सर्किट में हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट पॉइंट्स दिया हुआ है हमें। और ये हमारा 1 जो ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, क्योंकि हम इसमें जानते हैं कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नोड 1 नोड 2 एंड नोड 3 हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे 3 नोड हो गए हैं और एक यहाँ पे हमारा ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ये हमारे नोड जो हैं, जितनी भी नोड्स हैं सारे, इनको हम पहले सबसे जान गए कि नोड क्या होते हैं। और ये नोड एनालिसिस को हम नोड वोल्टेज एनालिसिस के भी नेम से इन्हें हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारी कि सॉल्विंग प्रोसीजर नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस के सॉल्विंग प्रोसीजर को हम स्टडी करेंगे। तो इनकी फर्स्ट स्टेप जो है, आइडेंटिफाई ऑल नोड्स। अ नोड इज वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स मीट। तो इसमें हमने सबसे पहले ये हमको आइडेंटिफाई करना है कि नोड्स इसमें कहाँ पे है, और इसमें ये भी बताया कि जो नोड है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सर्किट में मिलते हैं। मतलब कहने का ये सेंस है कि 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स जो हैं वो एक मतलब एलिमेंट जो हैं वो एक पास आके जहाँ पे कनेक्ट होते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट आके यहाँ पे कनेक्ट हुआ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये नोड है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में हमारा ये किया है कि आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमारे कितने नोड्स हैं। तो उनको हम जान जाएंगे कि 3 2 1 ये हमारी नोड है, एक ये भी हमारी नोड है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इनको हम ये जो हमारी नोड है इनको हम जान जाते हैं। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना रहता है कि चूज अ रेफरेंस नोड ग्राउंड। ग्राउंड के लिए हमें एक रेफरेंस नोड चूज करना रहेगा। यूजली द बॉटम नोड इज चूज एज द रेफरेंस विथ v इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम मोस्टली हमें क्या करना रहता है कि एक सर्किट में हमें एक रेफरेंस इस नोड को हमें एक ग्राउंड के लिए नोड हमें चूज करना रहता है। तो इसमें हम मोस्टली जो भी चूज करते हैं ग्राउंड को, सर्किट के बॉटम साइड में जो हमें मिलते हैं जो नोड, उनको हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारी 0 है, क्योंकि हमेशा जो भी वोल्टेज हमारा ग्राउंड में रहता है उसकी वैल्यू जो रहता है कि वो हमें हमेशा 0 मिलता है, 0 फाइंड होता है v की वैल्यू। तो इसीलिए हम हमेशा ग्राउंड को लेते हैं रेफरेंस, चूज करते हैं कि हमें जो वैल्यू मिले वो हमें 0 मिले और हमको इजी हो इनके इक्वेशंस को सॉल्व करने में, ताकि हमें 0 की जिसमें भी मल्टीप्लाई होता है वो सारी वैल्यू 0 हो जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है इनको सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम सर्किट को हमेशा इसमें 0 ग्राउंड में लेते हैं। तो इसलिए वोल्टेज जो बॉटम साइड में रहता है सर्किट के, उसको मोस्टली ग्राउंड रेफरेंस चूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा लेवल रिमेनिंग नोड्स, असाइन वोल्टेज v1 v2 etc टू अदर नोड्स। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें जो भी वोल्टेज, जैसे कोई भी सर्किट में हमें कितने फाइंड करने हैं वोल्टेज को, पहले हम उनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें हमें देखिए नोड 2 पे वोल्टेज को फाइंड करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नोड्स इक्वल हैं, एक पास में कनेक्ट है, 3 पॉइंट्स एक नोड पे कनेक्ट है। तो मतलब वो जो पॉइंट पे कनेक्ट है उसे हम नोड कह रहे हैं।
और यहाँ पे एक वोल्टेज है, तो इसलिए हम यहाँ की नोट को ही इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ये और ये नोट को हम लेके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा वोल्टेजेस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब चूज़ कर लेंगे तो इसमें हमें समझ में आ गया कि इसमें हमें जो वोल्टेज को सॉल्व करना है वो यहाँ पे हमारी जो है वो V1 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये जो Vt है, V2 की वैल्यू हमें इसमें फाइंड दिया हुआ है। Vt इज इक्वल टू 10 cos 30 इंटू 10 3f प्लस पाई बाई 4। ये हमें Vt की इतनी हमें वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमने टॉपिक में जब हम फ्रंट पेज हमने देखा इंट्रोडक्शन के लिए, तो उसमें हम देखे थे कि जो हमारी मेन टॉपिक जो था वहाँ पे रिएक्टेंस लिखा हुआ था। तो रिएक्टेंस का मतलब यही कि जहाँ पे C एंड L मिलता है और जहाँ पे R रहता है और वोल्टेज करेंट हमारा इसमें फ्लो हो रहा है, ये वोल्टेज हमारा जहाँ पे RLC हमें मतलब कोई भी सर्किट में अगर मिल जाता है तो वो हमारा AC सर्किट हो जाता है। और DC सर्किट में केवल हमें यही मिलता है कि उसमें केवल रेजिस्टेंस रहता है। तो अगर कोई आपसे अगर पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC सर्किट एंड DC सर्किट, तो फिर आप उसमें यही चीज़ कह सकते हैं कि AC सर्किट हमारा जो है जिसमें RLC तीनों कनेक्टेड रहे या फिर उस सर्किट में तीनों प्रेजेंट रहे तो वो हमारी AC सर्किट होता है। और DC सर्किट में केवल रेजिस्टेंस ही कनेक्ट रहता है उस सर्किट में, तो फिर वो हमारी DC सर्किट हो जाता है, ठीक है। आइए ये सॉल्विंग प्रोसीजर के नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं कि और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड हैं, उनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारी 4 जो टॉपिक है, 4 स्टेप्स जो है, तो इसमें अप्लाई KCL किरचॉफ्स करेंट लॉ एट ईच नोड, सम ऑफ करेंट लीविंग या एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें ये चीज़ बता रहा है कि अप्लाई KCL हमें करना है, ठीक है। जो भी ये हम सर्किट हम इसमें देखें तो इस सर्किट में हमें सबसे पहले अप्लाई करना रहेगा KCL। और उसके बाद हम ये देखेंगे जितने भी हमारे एंटरिंग करंट है, जितने भी हमारे आउटगोइंग करंट, मतलब सम ऑफ एंटरिंग करंट या सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, या फिर सम ऑफ एंटरिंग करंट या सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल होने चाहिए, वो भी इक्वल होने चाहिए, या सम ऑफ आउट इसमें जो सम ऑफ करंट लीविंग दिया इज इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, या एंटरिंग नोड इज इक्वल्स टू 0 ये भी होनी चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से हमें इक्वल वैल्यू दोनों की फाइंड होनी चाहिए, इनकमिंग करंट या आउटगोइंग करंट, या फिर इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू 0 फाइंड होने चाहिए, या आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू 0 हमें फाइंड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्रेस करंट इन टर्म ऑफ वोल्टेजेस, यूज ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो फिर इसकी हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, जो 5 स्टेप है, इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि हमारी जो ये जो सर्किट में हमने सारी चीज़ों को देख लिया, क्या हमारी करंट कितनी इनकमिंग है, कितनी आउटगोइंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जब इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा उनको हम ओम्स लॉ के मेथड से, ओम्स लॉ के रूल को फॉलो करते हुए हमें I इज इक्वल टू V अपॉन R के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। तो हम इनकी जितने भी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमको इसमें क्योंकि करेंट के हेल्प से हम मतलब करेंट को हमें इसमें वो हेल्प से ये ओम्स लॉ जो है I इज इक्वल टू V अपॉन R, इनके हेल्प से हम अपनी वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो V अपॉन R के मेथड में इसमें हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए हम KCL का यूज़ कर रहे हैं, किरचॉफ करेंट लॉ। जब हम KCL का यूज़ करेंगे तो ये समझ जाइए कि हमें KVL मतलब वोल्टेज को हमें फाइंड करना रहेगा, और जब KVL का यूज़ करेंगे तो उसमें आप समझ जाइए कि हमें करंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें KCL है तो इसमें हमें वोल्टेज को फाइंड करना है, तो इसमें हम I के टर्म में लिख रहे हैं ताकि हम इजी वे में वोल्टेज को फाइंड कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व द इक्वेशंस, यूज मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड नोड वोल्टेजेस। तो इसमें हमें मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से ये जो मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करेंगे और इनके हेल्प से हम इसमें सॉल्व करेंगे, और इनके इस सर्किट में जितने भी हमें इक्वेशंस फाइंड होंगे उन इक्वेशंस को लेके हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि इनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करें एसी सर्किट को, तो उनको हम अच्छे से समझते हैं। और उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले उसमें आप देख सकेंगे कि लेक्चर में जो सेकंड लेक्चर उसमें हमने अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया था, और इसमें हम मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से करेंगे। आपको जो भी मेथड मतलब इजी लगता है उस मेथड से आप सॉल्व करिए। और ये जो मैट्रिक्स मेथड है इसे हम क्रेमर रूल्स भी कहते हैं। कभी कभी आप बुक्स में या कहीं पर भी स्टडी करेंगे, उसमें नोट पॉइंट में दिया रहता है कि आप क्रेमर्स रूल से सॉल्व करिए या एल्जेब्रिक मेथड से, या कभी मैट्रिक्स मेथड से भी कह सकते हैं। तो एल्जेब्रिक से कहेगा तो आपको जब सेकंड लेक्चर में स्टडी किया उनके बारे में आप पढ़ के स्टडी करके उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो इसमें हम स्टडी कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड, इस मेथड से आप मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे। मैट्रिक्स को ही हम क्रेमर रूल्स के भी नेम से जानते हैं। तो क्रेमर रूल्स भी अगर इनकेस अगर कोई भी क्वेश्चंस बुक्स में या कुछ भी आपसे अगर पूछ लेते हैं कि क्रेमर्स रूल क्या होते हैं, तो उनके बारे में भी आप स्टडी करेंगे और इसी मेथड से आप सॉल्व करके मतलब इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स सी प्रॉब्लम में इसमें हमें ये हमारी सर्किट है जो हमें क्वेश्चन दिया है, राइट द नोड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर द नेटवर्क शोन बेलो, आल्सो फाइंड द नोड वोल्टेज V1 एंड V2। ये हमारी सर्किट है जो हमें गिवन है और इसमें हमें वोल्टेज को फाइंड करना है जो V1 एंड V2 है। ठीक है, तो इस सर्किट में हमें V1 एंड V2 के वोल्टेज को फाइंड करना है। तो इसमें हम सॉल्व करने की प्रोसीजर जो हमारी सॉल्विंग प्रोसीजर है उनके हेल्प से हम स्टडी करेंगे। उनके बाद उनके हेल्प से जो स्टडी करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम में हम उनको अप्लाई करेंगे और इससे भी इन डिटेल हम समझेंगे कि कैसे कैसे हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे कि किस किस स्टेप से इसमें हम जानेंगे। क्योंकि ये एसी सर्किट है, थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डीसी सर्किट जो है हमारा उसमें इजी रहता है, क्योंकि केवल रेजिस्टेंस को इसमें हम लेके सॉल्व करते थे, लेकिन इसमें हमारी जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों ही इन्वॉल्व है। आई मीन इसमें ये कह सकते हैं कि तीनों इन्वॉल्व है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी इंक्लूड है इसमें, इंडक्टर एंड कैपेसिटर तीनों इंक्लूड है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि कैसे इनको हम करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें डिटेल्स क्या क्या चीज सर्किट के दिए हुए हैं उनको हम पहले नोट पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट में हमारे जो इसमें गिवन है सर्किट डिटेल्स दिए हुए हैं। वोल्टेज सोर्स हमारे जो ये Vs है, Vs की जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ है ये 10 एंगल 30 डिग्री वोल्ट हमारा है। तो इन्हें हम यहाँ पे हम नोट कर लिए। फिर रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस हमारे कितने इसमें उनको जानेंगे। तो R1 हमारा 5 ओम है और ये हमारी जो कैपेसिटर है जो रिएक्टेंस है तो XC1 इज इक्वल टू -2 ओम हमने नोट किया। फिर R2 में हम देखेंगे कि R2 में हमारी ये R2 जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। ठीक है, तो 3 ओम नोट किए। फिर उसके बाद ये XL जो हमारा J5 है ओम है, तो उनको हम नोट कर लिए। फिर उसके बाद R3 हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसके बाद इसमें हम 5 ओम रेजिस्टेंस को लेके नोट कर लिए। ठीक है, फिर R4 हमारा 2 ओम है, 2 ओम को हमने नोट किया। फिर X2C जो हमारा रिएक्टेंस है वो हमारा रिएक्टेंस जो है -2 ओम है। ठीक है, तो इन सर्किट के हेल्प से हमने जो इस सर्किट में डिटेल्स जितने हमें दिए उन जितने गिवन है उनको हमने नोट कर लिया कि हमें मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इजी हो, ताकि हम जितनी भी वैल्यूज है उनको हम मिस्टेक ना कर पाए, अच्छे से हम स्टेप बाय स्टेप उन वैल्यूज को वहाँ पे हम पुट कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि वी हैव असाइन। हमें फर्स्ट स्टेप में इसमें देखना है कि इसमें हम असाइन करेंगे। तो इसमें नोड 1 एंड नोड 2 है, जो V1 एंड V2 हमें दिया हुआ है जिन्हें हमें फाइंड करना है। ये V2 है, ये V1 है इस सर्किट में। ठीक है, और इसके बाद हमें एक रेफरेंस चूज करना रहता है नोड। तो इसमें जो ग्राउंड एट द निगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सोर्स, इस सोर्स की जो ग्राउंड में है इसमें हम एक ग्राउंड रेफरेंस चूज करेंगे कि हमारी जो वैल्यू वो हमें 0 हमेशा फाइंड हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, KCL इक्वेशंस फॉर ईच नोड।
हर एक नोड पे हम केसीएल इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। केसीएल के हेल्प से हम इक्वेशंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नोड एट नोड 1 V1, जो V1 है उन्हें हम उस नोड को लेके हम अप्लाई करेंगे कि हमारी मतलब जो इक्वेशंस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे, जैसे हमने इसमें डायरेक्शंस को भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसमें हम जो V1 हमारी है इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने ये जाना था कि जो भी नोड पे हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे हमेशा हम उससे मानेंगे कि हमारी वो वैल्यू जो उस भी पॉइंट पे हमने जो नोड को लिया है वो नोड की वैल्यू जो है V1 है, V1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अदर नोड के अकॉर्डिंग में। हमारी जो फर्स्ट वाली नोड है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, जिस पे हम इक्वेशंस को हमें फाइंड करना है, वो नोड की वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हम V1 को पहले लिखेंगे, फिर जो अदर नोड है माइनस करके फिर अदर नोड को हम लिखेंगे, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे जो V1 है V1 माइनस VS, क्योंकि ये जो नोड है हमारा ये VS है, अपॉन में रेजिस्टेंस हमारा 5 है, तो V1 माइनस VS अपॉन 5 हमने ये स्टेप ले लिया। फिर पॉजिटिव की साइन लगाएंगे क्योंकि हमें ये KCL अप्लाई करना है। I इज इक्वल टू V अपॉन R के फॉर्म में हमें टर्म में ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो उसी टर्म में हमने इक्वेशंस को ले लिया, ठीक है। फिर पॉजिटिव की साइन इसमें लगाएंगे, प्लस लेंगे। फिर V1 माइनस 0, ग्राउंड जो हमारी 0 है, और यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंस है माइनस J2 ओम, तो उन्हें हम ले लेंगे माइनस J2। माइनस 0 यहाँ पे रहेगा तो उन्हें हम नोट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी उनके कुछ काम नहीं रहेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप हमने सॉल्व किया। V1 अपॉन माइनस J2 हो गया, फिर पॉजिटिव के साइन लगाएं। फिर V1 माइनस V2 अपॉन में J5 ओम, ठीक है। V1 माइनस V2 अपॉन J5 हो गया, ठीक है। इनको लिया, फिर इसके बाद हमने पॉजिटिव का साइन लिया। फिर V1 माइनस 0 अपॉन 3 ओम, तो इसे हमने लिया, और सेम इसमें माइनस 0 हमने इसमें ऐड नहीं किया, उसको हम रिप्लेस कर दिए, ठीक है। इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की वैल्यू कोई चीज़ से मतलब तो है नहीं, और ना ही हमारे सर्किट में कुछ हेल्प उनके होंगे, उनको रिप्लेस कर देना ही बेटर है, क्योंकि हम इसलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इसे नोट कर लिए। आप लेकिन इसके फर्स्ट स्टेप में शो कराने के लिए आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ये हमारी जो इक्वेशंस निकल के आए ये हमारे V1 के लिए नोट के लिए हो गए, ठीक है। और एट V2 नोट के लिए हम इस पे हम इक्वेशंस को फिर से सॉल्व करेंगे V2 नोट के लिए। तो V2 नोट के लिए हम देखेंगे कि V2 नोड हमारा V1 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो V2 माइनस V1 अपॉन में J5, तो हम ये पहले ले लिए टर्म को, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद में हम इसे पॉजिटिव साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद V2 माइनस 0 हो जाएगा हमारा अपॉन में 5, ठीक है। जो रेजिस्टेंस हमारा वो 5 है, तो V2 माइनस 0, तो 0 हमने इसमें नोट नहीं किया, अपॉन 5 कर दिए। फिर पॉजिटिव की साइन लेते हैं। फिर V2 2 माइनस J2 ओम, ठीक है। तो इन्हें हम नोट कर लिए, क्योंकि V2 माइनस 0 हो जाएगा तो 0 इसमें भी हमने नोट नहीं किया। और यहाँ पे कोई और अदर वोल्टेज ऐड नहीं है, जिसमें जो यहाँ पे वोल्टेज ऐड है इस वजह से हमने V1 ग्राउंड लिया था नेक्स्ट के लिए, तो यहाँ पे कोई भी अदर वोल्टेज हमारा कनेक्ट नहीं है, इसलिए हमने ये दोनों को साथ में ही लेके नोट कर लिया, ठीक है। ये पॉजिटिव के साइन रहेगा, बट यहाँ पे हमारी ये कैपेसिटर की जो वैल्यू है निगेटिव में, तो इसलिए हमने निगेटिव लिया, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव ही होता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट स्टेप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और उसमें हम इस स्टेप में हम ये देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ये जो हमारी नोड 1 की जो इक्वेशन है एंड नोड 2 की जो इक्वेशन है, जैसे हमारी ये 1 अपॉन माइनस J2 है, और 1 अपॉन J5 है, 1 अपॉन 3, इन सभी की वैल्यू को अदर टर्म में हम नोड 1 के लिए एक अदर टर्म में लेके हाफ इसमें हम डिवाइड करके हम समझेंगे कि नोड 1 की जितनी भी इक्वेशंस इनको हाफ करके हम डिवाइड करेंगे और उनके स्टेप्स को हम सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में ऐड करेंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस हम नोड 2 के लिए भी करेंगे। इनके भी इक्वेशंस जो इसमें दिए उनको हाफ करके हम उसे सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, फिर उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगे उनको लास्ट में हम कंबाइन करके फिर स्टेप को लिखेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में हम कैलकुलेट करेंगे एडमिटेंस,
इसमें हम कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यूज़ को, जो नोड 1 की जो इक्वेशंस हमें फाइंड हुए उनकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे नोट किया है। 1/-z2 इज इक्वल्स टू j1 j/2 हम लिखेंगे इस वैल्यू के प्लेस पे इसे सॉल्व करने के बाद। फिर उसके बाद 1/j5 के प्लेस पे -j/5 हम नोट करेंगे। फिर 1/3 के प्लेस पे 1/3 एंड 1/5 के प्लेस पे 1/5 और इसके प्लेस पे यही हम सेम इनको इक्वेशंस को ले लिए, इनको हम जान लिए, ठीक है, कैसे ये सॉल्व हम करेंगे, ठीक है। अगर हमें एक नोड 1 में जितने भी इधर की इक्वेशंस दिए उनके प्लेस पे हम रिप्लेस करके ये इक्वेशंस को लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको और इजी हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलेट हम इसमें अगेन करेंगे। ये जो हमारी स्टेप है 2 - j2 इज इक्वल्स टू 2 - j2, ये हम इनके इक्वल में ही इनको हम लेंगे। फिर इसके बाद ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इनको हम मॉड ले लेंगे, ठीक है। मॉड लेने के बाद ये डबल है तो इसलिए स्क्वायर ले लिए मॉड में। मॉड से इनको रिप्लेस करने के लिए, सेम नॉर्मल में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा मॉड से निकलने के बाद पॉजिटिव साइन हमें प्रोवाइड होगा और जे हमारा ये रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। और फिर ये जो दोनों 2 हैं इनको हम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारी ये 8 हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन ये जो हमारी इक्वेशन है इनको हम फिर से लेके सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पॉजिटिव साइन लेंगे, फिर z2 का बोथ साइड में अपर एंड लोअर साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये फाइंड होगा वैल्यू, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करेंगे वो तो सेम रहेगा, बट इसमें हमने देखा था कि अगर इसके बाद डबल हो जाएगा तो हमें जो वैल्यू को डबल को हम सॉल्व करेंगे मॉड में करके तो उनकी वैल्यू 8 आ रहा था, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे 8 वैल्यू लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो इनकी जो वैल्यू हमें ये फाइंड हो जाएगा 0.25 प्लस j 0.225, ये हमें वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई हैं इनको हम कैलकुलेट करेंगे नोड 1 के लिए, केवल सॉल्व करके उसमें इन जो वैल्यूज हैं उनको उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेम रिपीट हम करेंगे इस इक्वेशंस को नोड 2 के लिए। नोड 2 के लिए भी सेम ऐसी डाटा हम निकालेंगे, फिर उनको रिप्लेस कर देंगे उनकी वैल्यूज को, फिर उससे कैलकुलेट करेंगे टोटल सम को। फिर उसके बाद हम जब नोड 1 एंड नोड 2 को दोनों के एक साथ में अलग अलग डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे, उनकी वैल्यूज को लेके वहाँ पे पुट करके इकट्ठा हम सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म के लिए उसे और शॉर्ट जब वैल्यूज हो जाएंगे तो उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में उन दोनों के हेल्प से नोड 1 एंड नोड 2 के इक्वेशंस के हेल्प से हम उसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करेंगे। फिर उसके बाद वोल्टेज 1 एंड वोल्टेज 2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें हम देखें कि रे राइट नोड इक्वेशंस, मतलब नोड 1 की जो इक्वेशंस है हमने फिर से इसे नोट किया। फिर उसके बाद हमने इसके स्टेप, जो इनके पहले वाले स्लाइड में हमने जो स्टेप्स देखे थे उसमें जो भी हमने रिप्लेस किए थे, कैलकुलेट किए थे, तो इसमें हम क्या करेंगे पहले सबसे कि इनको हम दो इसमें वर्क किए हैं। पहले कि ये जो 1/5 है इनको एक साइड में किए और v1 माइनस vs को एक साइड में कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद पॉजिटिव की साइन v1 माइनस z2 को हम एक साइड में नोट कर लिए, ठीक है। इनको एक साइड में नोट कर लिए। नोट करने के बाद ये जो 1/-j2 है उनकी वैल्यू j/2 हमने नोट किया, जो इसके पहले हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया था, ठीक है। फिर v1 यहाँ पे सेम लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पॉजिटिव की साइन लगाए, v1 माइनस v2 को एक साइड कर लिए। 1/j5 है, इनके प्लेस पे हम जो रिप्लेस करके उसमें हमने देखा था कि 1/j5 के प्लेस पे -j/5 हमने नोट किया था, हमने फाइंड किया था कैलकुलेट करके, तो वो वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे। उसके बाद फिर पॉजिटिव की साइन, ये थर्ड टर्म के लिए पॉजिटिव के साइन लगाएंगे। फिर 1/3 एक साइड कर लेंगे, v1 नोट कर लेंगे इक्वल टू 0। तो हमने इसमें देखा कि इनको हमने साइड में सारी वैल्यूज को एक पास किए कैलकुलेट करने में ताकि हमें इजी हो, और फिर उसके बाद जितनी भी हमें इसमें वैल्यूज थी उनकी वैल्यू को हमने इसमें पुट किया है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सपेंड करेंगे, मतलब इसमें जितनी भी ये इक्वेशंस में हमने ये फाइंड किया हुआ, इस इक्वेशंस में हमें क्या करना रहेगा, जैसे 1/5 है इनका हम बोथ वोल्टेज में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1/5 v1, तो यहाँ पे 1/5 v1 नोट किए।
क्योंकि 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे v1 में तो हमारा v1 ही फाइंड होगा, तो इसलिए 1 हम इसमें शो नहीं किए हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें 1 की कोई वो नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई जिसमें करेंगे वही वैल्यू ही हमें फाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/5 v1 हमने किया, फिर पॉजिटिव निगेटिव की साइन, vs/5 हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर पॉजिटिव की साइन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, फिर उसके बाद हमारा j/2 v1, तो यहाँ पे हमने सेम नोट कर लिया क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई के लिए कुछ दिया नहीं है। फिर उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव हमारा आ जाएगा j/5 v1, तो j/5 v1 हमने नोट किया, फिर निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, j/5 v2 हम मल्टीप्लाई करके इसे नोट कर दिए, फिर पॉजिटिव के साइन 1/3 v1 हमने नोट किया इज इक्वल टू 0 इसमें हमने लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इन्हें हम सॉल्व कर लिए, एक्सप्लेन इसमें कर लिए अच्छे से इन डिटेल। फिर इसके बाद इन्हें हम कंबाइन करेंगे, तो इसमें हमें देखेंगे कि किसमें हमें v1 कितना सारा मिल रहा है, कितना v2 मिल रहा है, कितना इसमें vs मिल रहा है, उन सभी को एक पास करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें देखिए यहाँ पे v1 है और यहाँ v1 एंड यहाँ v1, जितनी v1 की पोर्शन है उन सबको एक पास हम लाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद उसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे सभी वैल्यू को और v1 को एक साइड में हम नोट कर लेंगे। तो इसमें हम यही किए कि यहाँ पे 1/5 है, ठीक है, तो v1 यहाँ पे रहेगा, तो v1 को हम कॉमन निकाल लिए बाहर, और फिर यहाँ पे j/2 है, j/2 ले लिए, पॉजिटिव साइन में v1 है तो v1 को हम इसमें कॉमन निकालिए क्योंकि सभी में v1 है। फिर निगेटिव की साइन निगेटिव ले लिया, j/5 नोट कर लिया, फिर v1 है, v1 को हमने साइड में नोट कर लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम 1/3 लिए, 1/3 के बाद v1 को हमने कॉमन निकाले, इन सभी में से v1 को हमने कॉमन निकाल के एक साइड कर लिया और जितनी वैल्यू थी इनको एक पास हम नोट कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना रहेगा कि पॉजिटिव साइन लिए, फिर j/5 v2 जो हमें यहाँ पे फाइंड हुआ j/5 v2 वो हमने नोट किया, फिर यहाँ पे माइनस vs/5 पे, तो इन्हें इक्वल टू के अदर साइड में हमने ट्रांसफर कर दिया है ताकि ये जो पॉजिटिव में वैल्यू आया, निगेटिव वैल्यू है तो वो अदर साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हमें फाइंड होगा, तो इसलिए इसे हम ट्रांसफर कर दिए पॉजिटिव के लिए, तो अदर साइड में हमने ट्रांसफर कर दिया तो vs/5 हो गया, ठीक है। तो ये जो कंबाइन हमें ये मिल गया, ठीक है। फिर नोट 2 के लिए भी हम सेम प्रोसीजर सॉल्व करेंगे, नोट 2 के लिए हमने इक्वेशन निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो जितनी हमें ये फाइंड हुआ है इसमें भी हम वैल्यू को सेम पुट कर देंगे, जैसे इसमें हमने जितनी वैल्यूज हमें फाइंड हुआ वैसे ही सेम इसमें भी हम वैल्यू को वैसे ही सेम नोट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमें जितनी भी वैल्यूज हमें मिले उन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पे नोट कर दिए और v1 v2 को एक साइड कर दिया, जैसे यहाँ पे -j/5 होगा, इसमें से हम इससे कॉमन एक साइड निकालेंगे, फिर 1/j5 के प्लेस पे हमने -1/j5 कर दिया, v2 - v1 को एक पास हमने किया, फिर पॉजिटिव के साइन 1/5 हमने सेम लिखा, v2 को एक साइड कर दिया, फिर पॉजिटिव के साइन v2/2 - j2 को हमने जो इसके पहले हमने जो सॉल्व करके वैल्यू फाइंड की थी उस वैल्यू को हमने जो मॉड में हमने कैलकुलेट किया था उस वैल्यू को हमने यहाँ पे नोट किया, फिर v2 को हमने मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख दिया, फिर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये जो हमने कंबाइन कैलकुलेट किया इनके हेल्प से हम इसमें फिर से अगेन कैलकुलेट करेंगे, और इतनी ही पोर्शन को पहले हम जैसे इसमें इतनी की वैल्यू को पहले हम कैलकुलेट करेंगे फिर से नेक्स्ट स्लाइड में, और फिर इतनी की वैल्यू को जब निकाल के हम इसमें सम करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद इन सभी वैल्यू को लेके इसमें ऐड करेंगे, फिर उसकी फाइनल वैल्यूज को हम इसमें इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको स्टडी करेंगे कंबाइन वैल्यू के हेल्प से, कि आधी पोर्शन इनकी हम लेके हेल्प करेंगे, आधी पोर्शन इनकी लेके हेल्प करेंगे, फिर हेल्प लेके आधी आधी जो वैल्यू इनकी हमें जो फाइंड हो जाएगा उनकी आधी आधी वैल्यू को लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करके एक ही में सम इनका करेंगे, फिर फाइनल वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। ऐसे ही सेम हम नोट 2 में भी करेंगे। तो ये नोट 2 की आधी और जो सॉल्व कैलकुलेट इनको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो उसके बाद जब नोट 2 को हमने उनको इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके उनको सॉल्व किया, फिर उसके बाद इसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन करने के बाद हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो -j/5 v1 पॉजिटिव j/5 v2 प्लस 1/5 v2 प्लस ये जो वैल्यू है v2 इज इक्वल टू 0,
इतनी को हमने लिख लिया। फिर इसके बाद इसे हम कंबाइन करेंगे, मतलब इसमें हम कॉमन निकालेंगे कि कितनी हमें जैसे हमने V1 के लिए, नोड V1 के लिए हमने सॉल्व किया था कि अदर में से जितनी V1 की और V2 की एंड VS तीनों की वैल्यू को लेके हमने एक पास कैलकुलेट किया था। तो वैसे ही सेम इसमें भी देखेंगे किसमें कौन कौन सी ऐड हो रहा है, इक्वल उनसे मैच कर रहा है, उन वैल्यू को एक पास करेंगे, फिर उसमें से कैलकुलेट करके एक पास करेंगे, उसमें से और V1 हो या V2 हो या VS जो भी चीज़ उसमें मिलता है उनको कैलकुलेट करके एक साइड में कर लेंगे, क्योंकि उसमें से जो भी वैल्यू निकला उनको हम अलग निकाल के कॉमन निकालेंगे, फिर उनको एक साइड में हम उसको लेके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसमें हमने देखा कि V2 इसमें हमें फाइंड हो रहा है, तो V2 की वैल्यूज को सारे को एक पास हमने कर लिया। जैसे यहाँ पे V2 यहाँ है, यहाँ V2 दिख रहा है, यहाँ V2 दिख रहा है, इन तीनों को एक पास हमने V2 लिया। V2 को इसमें से कॉमन निकाल के एक पास हम नोट कर लिए, और इन तीनों की जो वैल्यू उनको एक पास लिखे, और V1 की वैल्यू जो है उनको सेम लिखा, इज इक्वल टू 0 हमारी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना रहेगा नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 5 जो सिंप्लीफाई करना है कोफिशिएंट को। ठीक है, तो इसमें हमें जो कोफिशिएंट को सॉल्व करना है नोड 5 के लिए, तो इसमें हम V1 की जो वैल्यूज जिसमें हमने कोफिशिएंट के लिए जो फाइंड किया था इसमें से वैल्यू, उन वैल्यू को लेकर हम उनकी सम किए, जो कंबाइन हमारी जो थी, कंबाइन में हमने जितना नोड 1 में जितने फाइंड किए थे, जो कंबाइन में इतनी जो वैल्यू थी, एक पोर्शन जो कॉमन पोर्शन था उनको लेके हमने सम किया। ठीक है, फिर उसके बाद पूरी जो वैल्यू थी उनको भी वैल्यू लेके हमने सम किया, तो हमारी टोटल कंबाइन की वैल्यू इतनी आ गई नोड 1 के लिए ये है। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस हम कंबाइन 2 के लिए करेंगे, मतलब नोड 2 के लिए जो हमारी इतनी को पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इतनी वैल्यू की हम फाइंड कर लेंगे कंबाइन के लिए, फिर उसके बाद ये वैल्यू को भी लेके ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें मतलब इक्वेशंस हमारी और सॉर्ट हो सके, और उसके बाद हमें कैलकुलेट करने में इजी रहे, क्योंकि ज़्यादा अगर रहेगा तो कैलकुलेट करने में हमें मिस्टेक हमारी हो सकती हैं। पॉजिटिव निगेटिव के साइन पे निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें कुछ भी मिस्टेक हो सकता है, तो इसलिए हम उन वैल्यू को और सॉर्ट करते करते कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद इन वैल्यू की जितनी भी हो उनको हम उसमें ऐड कर देंगे, या मल्टीप्लाई, या जो भी चीज़ उसमें हमें दिया रहेगा गिवन, उन चीज़ को उसमें हम सॉल्व करेंगे, लेकर सारी वैल्यूज को फिर सॉल्व करेंगे सम। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया नोड 1 के लिए, कैलकुलेट करके सम फाइंड किए, तो वैसे ही सेम इसमें भी हम करेंगे नोड 2 के लिए, कोफिशिएंट फॉर V2 के लिए। तो V2 के लिए हमने जितने भी वैल्यूज को हमने फाइंड किया था उनको हम यहाँ पे रख के वहाँ पे वैल्यूज को हम नोट करेंगे, क्योंकि इनको हम सॉल्व करके इनकी जो वैल्यू है ऐसे में हमने इसे फाइंड किया, फिर उसके बाद इनको हम ऐड करेंगे, तो हम ये दोनों के ऐड करने के बाद हमें सम इतना मिल रहा है। फिर कंबाइन की जितने भी सम उन सभी की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके नोड 2 के जो कंबाइन है उनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वल करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हमें ये वैल्यू हमें फाइंड हुआ। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, नोड 1 के लिए हमने अलग कोफिशिएंट को सॉल्व करके पूरे टोटल सम निकाले, नोड 2 के लिए भी हमने सेम ही प्रोसेस किया, और इनके लिए भी वैल्यू को सॉर्ट किया, फिर वैल्यू को हमने फाइंड किया। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, मैट्रिक्स फॉर्म। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो 6 है, इसमें हमें क्या करना रहेगा कि इसमें जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स इक्वेशन है इनको हम सॉल्व करेंगे। जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स इक्वेशन है इनको हमें सॉल्व करने के लिए जो हमारी ये जो सम की जो इक्वेशन हमें इसमें फाइंड हुआ है नोड 2 के लिए, सेम इक्वेशन हमें फाइंड हुआ नोड 1 के लिए, तो वो नोड 1 की जो इक्वेशन हमें सम जो मिला है वो, और नोड 2 की जो इक्वेशन मिला है वो दोनों इक्वेशन को हम एक पास कलेक्ट करेंगे, और फिर उसको वो दोनों की वैल्यू को मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करने के लिए कॉलम को कॉलम में करेंगे, कॉलम 1 को एक पास करेंगे, कॉलम 2 को एक पास करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें V1 और V2 की वैल्यू को फाइंड करना है तो उनको एक पास करेंगे, और उसके बाद हमें जो गिवन जितनी वोल्ट इसमें सोर्सेस की जो वैल्यू दिए हुए तो उनको हम नोट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, इनकी वैल्यू को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में नोट कर लिए, कॉलम 1 में जो है वैल्यू उनको कॉलम 1 में, और कॉलम 2 की जो वैल्यू उनको कॉलम 2 में, ऐसे लेके हमने सॉल्व कर लिया और नोट कर लिया मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, मैट्रिक्स के लिए हमने उनको नोट किया, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें
कि V1 और V2 के लिए हमें फाइंड करना वोल्टेज, तो वोल्टेज को हम इसमें लिखेंगे और यहाँ की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है तो इसमें हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई जिसमें भी होगा हमें 0 फाइंड होगा, तो इनको लिखना न लिखना इक्वल ही है। और फिर उसके बाद ये जो हमारी जो वैल्यू है इनको हम नोट करेंगे और ये तीनों की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, तो इन तीनों की वैल्यू के प्लेस पे हम 0 लिख देंगे, क्योंकि सेम ही प्रोसेस है कि किसी में भी इनकी मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें तो वो हमें 0 ही फाइंड होगा, तो इसलिए हम इनकी वैल्यू हमें नहीं फाइंड है, तो इसलिए इस वैल्यू के प्लेस पे हम 0 नोट कर लिए। ठीक है, तो उसके बाद इसमें हमें सॉल्व करना है, तो इसमें हमें क्या चीज़ सॉल्व करना है, ये जो मैट्रिक्स रूल है इसमें हमें डेल निकालना है, डेल 1 निकालना है और वोल्टेज के लिए निकालना है, वोल्टेज V1 के लिए डेल और डेल 1 निकालना है। ठीक है, तो अगर हम डेल 1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो अगर फर्स्ट कॉलम के लिए सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हमारा रिप्लेस होके इस वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू। अगर हम डेल 1 के लिए मतलब वोल्टेज V1 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारा आगे हम स्टेप में सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू के प्लेस पे हमारा ये वैल्यू रिप्लेस होके ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वैल्यू के प्लेस पे हमारी ये वैल्यू आ जाएगा, और अगर हम कॉलम 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू के प्लेस पे ये वैल्यू हमारा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इनके स्टेप्स हम आगे कैलकुलेट करेंगे और तब उस टाइम पे भी हम फिर से जानेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसकी नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हमने सेम ये नोट किया हुआ है, तो सेम हमने नोट कर लिया दोनों साइड के, फिर उसके बाद इनकी वैल्यू को और शॉर्ट किया ताकि हमें आगे वैल्यू को पुट करने में इजी रहे, तो इनको हम कैलकुलेट करने के बाद फिर इस टर्म में हम इसे सॉल्व किए। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि इनके हम हाफ कैलकुलेट किए आधे आधे टर्म को लेके, फिर उसको इक्वल करके ऐड कर दिए। ठीक है, तो इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू को हमने फाइंड किया सॉल्व द नोड वोल्टेज, तो ये जो नोड वोल्टेज को हमने लिया उसको हम सॉल्व किए, और जो वहाँ पे बिग में लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन हुआ है नंबर्स, तो इसमें जो ढेर सारे नंबरिंग में है कि हमको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसलिए हमने इनको शॉर्ट में डिनोट करने के लिए ABCD के नेम से डिनोट कर दिया, फिर उसको ईजी सॉल्व करने के लिए हमने ये वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है, तो ये क्रेमर्स रूल के हेल्प से इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो मैट्रिक्स हमने फॉर्म में ले लिया उसके बाद इसमें हमें क्रेमर्स रूल को अप्लाई करना है, तो क्रेमर्स रूल अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें डेल को फाइंड करना है, जो हम इसके पहले में एक्सप्लेन किया आपको कि हमें डेल को फाइंड करना रहेगा, डेल 1 को भी फाइंड करना रहेगा, तो उनके प्लेस में हम रिप्लेस करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो डेल को फाइंड करने के लिए तो ये जो हमारी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ इस वैल्यू को हम सेम लिख देंगे जो इनकी वैल्यू है उनके टर्म में, फिर इसके बाद इन्हें हम कैलकुलेट करना रहेगा, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर माइनस की सीन फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, तो फिर पहले हमने 0.533 प्लस जे 0.3 हमने लिया। ठीक है, तो इसके बाद इसमें हमने ये लिया तो इनको हमने एक पास कर दिया, फिर माइनस का साइन जे 0.2 ये किया, फिर माइनस की साइन माइनस जे 0.2। ठीक है, ये हमने कर दिया। ओके, क्योंकि इसमें देखिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर माइनस के साइन के साथ हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस के साइन के साथ हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे माइनस के साइन है तो माइनस के साइन यहाँ पे जो है हम इसे यहाँ पे सेम हमने नोट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे, इनके हम इन दोनों को जो जिसके टर्म में उनको एक पास हमने किया, जे के टर्म को एक पास, नंबरिंग के टर्म को एक पास करके हमने सॉल्व किया, तो इसमें जो ये वाली जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम लेके पहले सॉल्व किया, इस पोर्शन को दोनों को हमने नोट किया, हाफ इनके कैलकुलेट किया, मतलब इसमें कहने का सेंस है हाफ उसमें लिया हमने कैलकुलेट किया, इन हाफ को हमने कैलकुलेट जब किया तो इसकी वैल्यू हमें माइनस जे स्क्वायर इंटू 0.2 के होल स्क्वायर हमें ये फाइंड हुआ, इनको हमने जब सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यू हमें फाइंड हुआ। ठीक है, ये वैल्यू जब हमें फाइंड हो गया तो अब इसके बाद इतने की तो वैल्यू हम फाइंड कर लिए, अब इतने को हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम बहुत लेंथी हो जा रहा है इसमें, इसलिए हमने इनको आधे आधे पार्ट को शॉर्ट में करके आधे आधे पार्ट को लेके कैलकुलेट किया, फिर उनकी वैल्यू को निकाल के लास्ट में सम कर दिए। ठीक है,
तो इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो आधे पोर्शन की जो वैल्यू इतनी थी इनको अब हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमें क्या चीज़ करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना बोथ में। तो इतनी और इतने को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई 0.533 इंटू फर्स्ट का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर सेकंड को लेके फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करके हम एक्सप्लेन कर देंगे। या आप पहले सबसे ये लेंगे 0.533 इंटू 0.45 लिया हमने, मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड की साइन लगाया, फिर उसके बाद 0.533 जो यहाँ पे सेम है पॉजिटिव साइन में वो नोट किए, फिर यहाँ भी पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव जे 0.45 हमने नोट कर लिया, फिर पॉजिटिव के साइन, फिर जे 0.45 हमने यहाँ से लिया, फिर पॉजिटिव साइन जे 0.3, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0.45 में किए, फिर इसके बाद इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई किए, मतलब कि एक के वन टाइम के बाद मल्टीप्लाई जितने टाइम्स करेंगे उसमें पॉजिटिव के साइन रहेगा, पॉजिटिव के साइन को ऐड करेंगे, निगेटिव के साइन रहेगा तो निगेटिव के साइन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने मल्टीप्लाई कर लिया अच्छे से एक्सप्लेन करके कि इसमें इनकी मल्टीप्लाई 0.533 की 0.45 में प्लस जे 0.45 में हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इससे हमने इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद इनको जो मल्टीप्लाई हमने कर लिया तब इनको हमको कैलकुलेट करना होगा। तो और इसे हमें सिंप्लीफाई करने के लिए उसके बाद हम इसमें क्या काम करेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई करके हमने इसे नोट किया, इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नोट किया, इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ, और इसकी यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे जितनी जो टर्म्स में है, जे की टर्म्स में एक साइड कर देंगे, नंबरिंग के टर्म को एक साइड करेंगे और फिर उसके बाद उन्हें ऐड करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसमें हमने क्या किया, इस टर्म को लिख लिया और ये टर्म को लिख लिया, ठीक है। और इसमें से मल्टीप्लाई करके इनको हम यहाँ पे नोट किए, ठीक है। और ये दोनों सेम है तो इनको ऐड करके हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वैल्यू इसमें से हमने सेपरेट कर दिया इस वैल्यू से, तो जितनी वैल्यू हमें फाइंड हो यहाँ पे 0.10485 को यहाँ पे एक साथ लिखा, फिर पॉजिटिव के साथ ये जो वैल्यू हमें है इसे हमने नोट किया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें इसमें क्या करना रहेगा कि जैसे जैसे हमने इसमें आधे आधे पोर्शन को लेके कैलकुलेट किया है, मतलब आधे आधे पार्ट को लेके डिवाइड कर करके हमने कैलकुलेट किया है, तो उन सभी के वैल्यूज को एक पास हम नोट करेंगे डेल के लिए। तो डेल इज इक्वल टू उनको भी जितनी ये टर्म है और इसके पहले वाले जो हमने सॉल्व किया था, कैलकुलेट किया था आधे टर्म्स को, उनको दोनों की वैल्यू को लेके यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब हमें इनकी वैल्यू जो 0.10485 प्लस जे 0.37485 ये वैल्यू हमें फाइंड हुआ था, फिर पॉजिटिव के साइन, फिर इसके पहले वाले टाइम की जो आधे हमने कैलकुलेट किया था उनकी जो वैल्यू आया था पॉजिटिव में 0.04, ये तीनों वैल्यू को हमने लिया, फिर इनको हमने सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमें 0.14485 ये प्लस जे 0.37485 ये वैल्यू हमें फाइंड हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हमें जितनी हमें ये कैलकुलेट करने के बाद इतनी जो फाइंड हुई ये हमारी डेल की वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके और ज़्यादा इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमें और ज़्यादा इसमें मिला है वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि अभी हम डेल ही फाइंड किए। फिर डेल फाइंड करने के बाद हमें क्या करना पड़ा कि V1 और V2 की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। V1 और V2 की वैल्यू को जो हमें इसमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हम फाइनल नोड लिए V2 इज इक्वल टू -C.E अपॉन डेल, क्योंकि हमने जो बताया आपको कि हम जो मैट्रिक्स के फॉर्म में कॉलम है, कॉलम के प्लेस पे हमने जो जो लास्ट की ट्रांसफर वैल्यू थे उनको हमने कैलकुलेट करके वहां से रिप्लेस किया था जो वैल्यू को, उस वैल्यू को हम यहाँ पे लेके पुट करेंगे। V1 के प्लेस पे V1 की जो कॉलम है उनको रिप्लेस करके अदर वाली वैल्यू को यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे और V2 के प्लेस पे भी अदर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे रिप्लेस करके, ठीक है। तो उसके बाद हमने इनकी वैल्यू को यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया सॉल्व करने के बाद। फिर डेल की वैल्यू जो हमने फाइंड किया था, डेल की वैल्यू को हम लेके यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। डेल की वैल्यू को हम लेके यहाँ पे ऐड करेंगे तो डेल हमारा सॉल्व होने के बाद हमें फाइंड हो जाएगा। तो डेल की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये जो V1 की जो वैल्यू हमारा है, V1 की वैल्यू इतना जो है
इतने के प्लेस पे हम V2 के प्लेस पे V1 यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू। डेल को नोट करने के बाद जितने हमें वैल्यू फाइंड हुआ तो उन वैल्यू को हम यहाँ पे लेके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें V2 की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। जितना हमने कैलकुलेट किया था वो हमारी V2 की वैल्यू हो गया। अब V1 की वैल्यू के प्लेस पे हम इतना करेंगे नोट, और V2 को के प्लेस पे V2 की वैल्यू को हम रख देंगे। तो V1 इज इक्वल टू इतना हमें ये फाइंड हो गया, 2 जो ये हमें वैल्यूज मिले और ये जो वैल्यूज मिले हैं, ठीक है। ये वैल्यू को हम इसमें पुट किए तो हमें V1 की वैल्यू हमें फाइंड हो गया। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन इतना हमें वैल्यू V1 की फाइंड हो गया और V2 की इतनी वैल्यू फाइंड हो गया। तो इसमें आपको क्या समझ में आया है कि मैट्रिक्स को हमने इसमें सबसे पहले हम क्या किया कि कैलकुलेट किए वोल्टेज V1 एंड V2 को कैलकुलेट किए कि नोड इसमें हमारे कहाँ कहाँ है। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट स्टेप देखा कि इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया। इक्वेशंस जब हमने नोड 1 एंड नोड 2 के लिए हमने इक्वेशंस को जब निकाल लिया, फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद में हमने कैलकुलेट किए थे कुछ वैल्यूज को, जो उनके वैल्यू के उसको इजी सॉल्व करने के लिए वहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो इजी सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू को हमने लेके नोट किया था उस वैल्यू को वहाँ पे हमने लेके पुट किया, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उनकी मल्टीप्लाई हमने फिर अंदर उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद जो हमारी कंबाइन वैल्यू थी उनको हमने कंबाइन करके एक इक्वेशन उन्हें हम निकाल लिए नोड 1 के लिए। सेम प्रोसेस हमने करके नोड 2 के लिए निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो नोड 1 नोड 2 की कंबाइन वैल्यू थे उनको हमने लेके सॉल्व किया, हाफ हाफ उनकी कैलकुलेट उनको हमने किया, हाफ एक साइड के पार्ट को लेके कैलकुलेट किया, हाफ एक साइड के पार्ट को लेके कैलकुलेट किया। फिर उनकी जो वैल्यू हमने फाइंड किया उस वैल्यू को हमने लेके लास्ट में कैलकुलेट अलग से किया। फिर जो पूरे की जो वैल्यू की कैलकुलेशन आई थी उनको हमने दोनों जो हाफ हाफ कैलकुलेशन थी उन दोनों की वैल्यू को लेके एक पास हमने रखा, और फिर उसके बाद उसमें हमने उससे ऐड करके उससे सॉल्व करके उनकी वैल्यू को हमने फाइंड किया, ठीक है। सेम प्रोसेस हमने नोट 2 के लिए भी किया, नोट 2 के लिए भी हमने सेम प्रोसेस किए, और फिर उनके बाद वैल्यू को हमने फाइंड किया। फिर उसके बाद जो नोड V1 एंड नोड V2 दोनों की जो वैल्यू हमें मतलब फाइंड किए हमने जो पाया उसमें, फिर उन दोनों की वैल्यू को हमने लेके इक्वेशन में मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने पुट कर दिया। मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करने के बाद फिर उसको हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने फाइनल वैल्यू हम पाए V1 एंड V2 के लिए, ठीक है। V1 एंड V2 के लिए हमें वैल्यू जो फाइंड करना था उसके लिए हमने डेल को कैलकुलेट किया अलग से लेके। जब हमने डेल को कैलकुलेट कर लिया तो डेल की जो वैल्यू इसमें हमने आके पुट कर दिया V2 एंड V1 में, ठीक है। V2 की वैल्यू को पहले हमने इजी करने के लिए कैलकुलेट कर लिया, फिर V2 जो V1 के प्लेस पे हमें ये जो फाइंड हुआ E माइनस बी V2 अपॉन A, तो ये जो वैल्यू हमें जो ये फाइंड हो रहा है इस वैल्यू के प्लेस पे जो V2 है, V2 की वैल्यू को हमने लेके पुट किया वैल्यू को, ठीक है। ये V2 के प्लेस पे ये जो V2 हमें जितनी वैल्यू है उनको पुट करके हमने इसे सिंप्लीफाई किया। इसे सॉल्व करने के बाद फिर हमें ये हमारी फाइनल आंसर हमें V1 की मिल गया, ये हमें V2 की वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ की ये जो AC सर्किट की जो प्रॉब्लम ये हमारी सॉल्व हुआ। इनको हमने इन डिटेल देखा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे हम इसे सॉल्व किए, अच्छे से इनके बारे में हमने जाने, इनकी प्रोसीजर को सीख के कि AC सर्किट के लिए हम किस टाइप से इनको मतलब सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के मेथड में। इसे चाहे आप अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें ढेर सारे कैलकुलेशन हो जाते हैं ना, तो माइंड काम नहीं करता है कि किस टाइप से आप यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव साइन लगाएंगे, और वहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए आप इसे हाफ हाफ करके इन्हें सॉल्व करिए, फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में लाके इन्हें सॉल्व करिए। और जो DC सर्किट के लिए है, आप DC के लिए अलजेब्रिक फॉर्म का यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि इसे मैं अपने साइड से आप बता रही हूँ कि ये मतलब किसके लिए कौन से मेथड ज़्यादा सुटेबल रहेगा, और कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। तो आप AC सर्किट के लिए मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करिए, DC के लिए आप अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करिए, या डायरेक्ट LC का हेल्प से, या आप नॉर्मल उसे सॉल्व करके उसकी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन वैल्यू को आप लेके सॉल्व करके इनके फाइंड कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना रहेगा,
कि जब वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो आप इजी वे में इन्हें आप सॉल्व करके अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर लेंगे और आपकी जो आंसर है वो एग्जैक्ट सेम आएगा और वो एक्यूरेट रहेगा। आपकी जो आंसर आएगा वो बहुत ही सही आंसर आएगा। तो आप इस टाइप से अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो ले आएंगे इसमें, उस लेक्चर में हमने सेम प्रोसेस हम सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस जैसे नोड एनालिसिस के लिए हमने इसमें एसी सर्किट के लिए लेके सॉल्व किया, सेम क्वेश्चंस हम ले आएंगे, उसमें हम मैश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस से, वो भी मैट्रिक्स के अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। और उसमें भी हम देखेंगे, उसमें हम जानेंगे कि मैश एनालिसिस के लिए मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे सॉल्व करके उनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकेंगे इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप। तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो नोड एनालिसिस के लिए जितनी भी स्टेप्स हमने इसमें देखा, पहले आप नोड एनालिसिस को स्टडी करिएगा, उनके स्टेप्स बाय स्टेप्स जितने भी हैं उनको आप सॉल्व करके स्टडी करिए, फिर उसके बाद आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लाइए। चाहे आप एसी सर्किट हो या डीसी सर्किट हो, दोनों के लिए आप मैट्रिक्स फॉर्म एंड अलजेब्रिक फॉर्म दोनों ही मेथड्स आप सॉल्व करिए और दोनों की वैल्यू देखिए सेम आ रहा है या नहीं। क्योंकि नोडल एनालिसिस की कोई भी सर्किट रहे, आप कोई भी मेथड से सॉल्व करिए, लेकिन कोई भी मेथड उसमें सॉल्व, लेकिन आंसर सभी मेथड के सेम ही आने चाहिए। तो आप समझिए कि आप जो मेथड से भी अप्लाई किए हैं वो आपकी सही आंसर आ रहा है नहीं, तब आपको पता चलेगा। सेम आंसर आ रहा है हर एक मेथड से तो आपके आंसर वो सही है। अगर मिस्टेक हो रहे हैं, सेम आंसर नहीं आपको फाइंड हो रहा है, तो समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किए हैं। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से आप अगर मैश एनालिसिस के लिए सॉल्व करेंगे, तो मैश एनालिसिस के लिए जो भी एसी सर्किट के लिए आप सॉल्व करेंगे, तो कोई भी मेथड अप्लाई करिए, चाहे अलजेब्रिक मेथड चाहे मैट्रिक्स मेथड, कोई भी मेथड से आप सॉल्व करिए, तो उसमें भी आपकी वैल्यू को सेम ही मिलनी चाहिए। चाहे कोई भी मेथड से सॉल्व करिए, चाहे केवीएल लगाइए, केसीएल लगाइए, या नोडल सुपर नोडल लगाइए, सुपर मेश लगाइए, मतलब इसमें नोड एनालिसिस और मैश एनालिसिस दोनों के एक और मेथड है, सुपर नोड सुपर मेश। तो आपके सिलेबस में दिया नहीं है इसलिए हमने उसे स्टडी नहीं किया, लेकिन आप चाहेंगे तो आपके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में उससे स्टडी कर सकते हैं सुपर मेश सुपर नोड के लिए। उसमें क्या करना रहेगा कि सुपर नोड और सुपर मेश में दो सोर्सेस को लेके कैलकुलेट करके एक इक्वेशन हम उसमें फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से उसे हम सुपर नोड और सुपर नोड के लिए इस टाइप से हम उसमें सॉल्व करके उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आप इसमें सिंपली जो दो मेथड हमने आपको बताया, एक मैट्रिक्स और एक अलजेब्रा, ये दोनों मेथड से नोड के लिए भी आप सेम सॉल्व करिए और मेश के लिए भी सेम सॉल्व करिए, और फिर सॉल्व करने के बाद दोनों की वैल्यू को देखिए सेम आ रहे हैं या नहीं। सेम आ रहे तो आपके आंसर सही है, अगर सेम नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ आप मिस्टेक किए, आप उसको एक बार रीचेक करिएगा, फिर आपके जो आंसर आएंगे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक किए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट लेक्चर जब ले आऊँगी तो उसमें हम मैश के बारे में स्टडी करेंगे कि मैश एनालिसिस के बारे में हम क्या क्या चीज़ उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और सेम प्रॉब्लम उस पर भी सॉल्व करेंगे, उनके भी क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे कि एसी सर्किट पे उनके क्या कमांड है मैश एनालिसिस से, तो उस पर हम करके सॉल्व करके मैट्रिक्स को के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। ठीक है, थैंक यू। अब इतना ही लेक्चर हमारी फिनिश हो गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी ले आएंगे और फिर उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और आप जितने भी लेक्चर से इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप देखिए, और जहाँ पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जहाँ पे हम आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद आप अपनी सेल्फ कैलकुलेट करिए, फिर उसके बाद जहाँ पे कुछ मिस्टेक हो या कुछ ना समझ में, तो वहाँ पे वीडियो ऑन करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको मतलब आपको सॉल्व करने में और आपकी एक तैयारी भी हो जाएगा, और आपको समझ आएगा कि किस स्टेप से स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कैसे इसे सॉल्व कर रहे हैं, और आपकी कुछ मिस्टेक नहीं होगा, आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे। या आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को आप पूरी देख के फिर से अपने से एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए प्रोसीजर के थ्रू, तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।